Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. So, what we have seen in last lecture or till now, let us have recap of it. सबसे पहले हमने देखा Article 265, which gives the power, okay, to government to levy the tax by framing the law. Then after 245, Parliament can make laws related to entire India. And legislature of state can make laws related to respective state. 246 में हमने देखा list 1, list 2, list 3, union, state and concurrent. Then after taxes दो तरह के होते हैं, direct, indirect. So we have seen the difference between the two. Next, 5 ingredients of tax laws. सबसे पहले Income Tax Act, the main 1961. उसमें टोटल कितनी सेक्शंस हैं? 298 sections, 14 schedules, section, subsection, clause, subclause. ओके, प्रोविजो मतलब क्या? तो जब भी आपको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज में प्रोविजो लिखा है मतलब दैट इज एन एक्सेप्शन टू द कंटेंट ऑफ प्रोविजन. ओके, एक्सप्लेनेशन विल फर्दर क्लैरिफाई. नेक्स्ट हमने देखा फाइनेंस एक्ट 2022. फाइनेंस एक्ट 2022 जो है, rather annual finance act will be that which will bring the amendment in all the kind of taxes. Okay, so finance act 2022 में क्या होगा? पार्ट 1 टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, पार्ट 2 में टीडीएस रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, और पार्ट 3 में क्या होगा? सैलरी का टीडीएस और एडवांस टैक्स रेट्स फॉर नेक्स्ट ईयर 23-24, एंड पार्ट 4 में एग्रीकल्चर. देन आफ्टर सीबीडीटी को किस सेक्शन ने पावर दिया है टू फ्रेम द रूल्स? 295. ओके, सेक्शन 295 गिव्स द पावर टू सीबीडीटी टू फ्रेम द रूल्स, एंड अकॉर्डिंगली सीबीडीटी ने रूल्स फ्रेम किए हैं. इनकम टैक्स रूल्स 1962. देन आफ्टर डिपार्टमेंट मतलब सीबीडीटी कैन इश्यू द सर्कुलर्स. ओके, तो वो पावर किसने दिया है? 119. Okay, 119 of Income Tax Act give power CBDT to issue circulars and notifications. Okay, regarding to clarify the doubts etc. Okay, फिर हम देखेंगे केस लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे आएगा. सबसे पहले आप इनकम टैक्स कमिश्नर अपील को अपील करोगे, उससे आगे जाना है तो ITAT. यहां तक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर लॉ में कोई डाउट है, लॉ में कोई प्रॉब्लम है, लॉ के रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में आप कहां तक जा सकते हो? यू कैन गो फर्दर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केसेस, दैट वी विल लर्न एट फाइनल लेवल. और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बता दिया, दैट इज फुल एंड फाइनल. नेक्स्ट, फिर हमने ये पूरा जो इनकम टैक्स है उसका सिलेबस टैक्स कैलकुलेट करने के फॉर्म में देखा. ओके, तो यहां पे सॉरी, बराबर है ना सब कुछ? हाँ, तो यहां पे क्या होगा समझो. स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. सबसे पहले हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर रिटर्न फाइल करेंगे. तो अभी टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी पर्सन का आपको पहले तो कैलकुलेट करना है रेसिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर नंबर 2. क्यों? क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि पर्टिकुलर इनकम जो है वो पर्सन को टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. सो यू नीड टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, चैप्टर नंबर 2. देन आफ्टर हम क्या करेंगे, आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको हम क्लासिफाई करेंगे वेरियस हेड्स में. ओके, और हम देखेंगे मतलब ईच एंड एवरी हेड में उसका जो भी डिडक्शन मिल रहा है वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, एग्जामिशन मिल रहा है एग्जामिशन क्लेम कर लेंगे, और उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ऐसा करके हम 5 हेड्स का टोटल करेंगे. ओके, और वाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दी हेड, जो भी एग्जामिशन आ रहा है, मान लीजिए जो भी एग्जामिशन आ रहा है चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 10, तो वो एग्जामिशन तो हम कभी कंसीडर करने वाले नहीं है. एक बार आपने ये सारे हेड्स की इनकम कैलकुलेट कर ली, फिर हम क्या करेंगे,
जो भी क्लबिंग एप्लीकेबल हो रहा है, सर ये क्लबिंग मतलब क्या, किसी और की इनकम आपके हेड में क्लब होगी। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट की है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि आप टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो और कोई पर्सन जिसकी इनकम आपके अकाउंट में क्लब होगी, लाइक माइनर की इनकम, वाइफ और स्पाउस की इनकम, ओके, तो वो क्लब हो जाएगी। तो यहाँ पे सारा क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो इनकम के सामने करंट ईयर में सेटअप हो जाएगा। लास्ट ईयर का जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो करंट ईयर के सामने आपको सब सेट ऑफ ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी ग्रोस टोटल इनकम। ये ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम? डिडक्शन माइनस किया होगा। हाँ, तो जीटीआई में से हम क्या करेंगे? डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, मतलब चैप्टर 6A एटीसी से लेके एटीयू तक डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। उसके बाद होगी आपकी टोटल इनकम विच इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है। किसमें राउंड ऑफ करना है? सेक्शन 288A 10 रुपीज में, ओके। 5 और मोर प्लस राउंड ऑफ करो, लेस देन 5 माइनस राउंड ऑफ करो। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई आपकी टैक्सेबल इनकम। फिर हम क्या करेंगे? टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, ओके। टैक्स रेट कैसे अप्लाई होगा? एज पर असेसमेंट ईयर 23-24, जो हम आज के लेक्चर में टैक्स रेट्स देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स रेट अप्लाई करने के बाद टैक्स आ गया। टैक्स में अगर आपको सरचार्ज एप्लीकेबल है, सर ये सरचार्ज क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। किसके ऊपर लगेगा? रिच, ओके। जो लोग रिच है, 50 लाख से भी ज्यादा इनकम है पर एनम, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है पर एनम, तो जैसे जैसे आपका स्लैब बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका सरचार्ज का रेट भी बढ़ता जाएगा, ओके। और रिबेट क्या है? तो दैट इज फॉर पुअर पीपल, ओके। मेजोरिटी ऑफ द पुअर पीपल ये इंडिया में, ठीक है, बिलो 5 लाख, तो वहां पे 87A की रिबेट लग जाएगी। इसका भी लॉजिक हम आगे देखेंगे। ये सब एडजस्ट करने के बाद आएगा आपका फाइनल टैक्स, जिसमें हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ओके। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, ऑलवेज आएगा, यस। और ये किस पे लगेगा? टैक्स प्लस सरचार्ज पे, टैक्स प्लस सरचार्ज, टोटल टैक्स पे 4%, और वो हो जाएगा आपका फाइनल टैक्स। वो जो टैक्स है उसमें से हम क्या करेंगे? टोटल टैक्स है, उसमें से हम क्या करेंगे? ये होगा आपका टोटल टैक्स ऐड करने के बाद। एडवांस टैक्स आपने पे किया है, माइनस कर दो। टीडीएस आपने पे किया है, माइनस कर दो। और बाद में जो बचेगा वो फाइनली टैक्स पेबल और रिफंडेबल होगा। और वो जो टैक्स पेबल रिफंडेबल है वो है आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो दिस इज हाउ ऑल चैप्टर्स विल बी। तो आपके जितने भी चैप्टर्स है वो सब इसमें कवर हो गए। और उसके बाद हम क्या करेंगे? रिटर्न फाइल करेंगे। लास्ट चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, फिर हमने देखा था, याद कीजिए कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है। तो 29 असेसमेंट ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st April। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स इज असेस्ड और टैक्स इज लेविड, ओके, ऑफ द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। जबकि प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। फाइनेंशियल ईयर इज एक्जैक्टली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। हमारी अटेम्प्ट के लिए May 23, November 23 के लिए which previous year is applicable to us? Previous year 22-23, 1st April 22 से लेके 31st March 23. What is the assessment year? 23-24. Next, ये जो November 22 में क्वेश्चन पूछा था थियोरेटिकल, ओके। तो जनरल रूल क्या है? प्रीवियस ईयर की जो इनकम है वो इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। और उसका एक्सेप्शन, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर भी 22-23, असेसमेंट ईयर भी 22-23। लॉजिक है इसके पीछे, एज इट इज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या आएगी? सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176, ओके। तो 172 इनकम ऑफ ए शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट की शिप इंडिया आ रही है, अभी आने के बाद चली जाएगी, टैक्स चार्ज नहीं करोगे तो चली जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे? वेरी मोमेंट यू विल टैक्स देम, ओके। तो सेम। नेक्स्ट 174, अगेन पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, तो वो भी जा रहा है।
तो ये सब जाने वाले हैं, उससे पहले टैक्स ले लो वरना वो चले जाएंगे, कभी वापस ही नहीं आएंगे, आप टैक्स रिकवर नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट वेट टिल द नॉर्मल टाइम। नेक्स्ट, इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन 174 है। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 6 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, और दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में फॉल हो रहे हैं, तो नॉर्मल करके आप 2 असेसमेंट ईयर में क्यों डिवाइड कर रहे हो? वो पूरा पीरियड जो है एक ही असेसमेंट ईयर में लेके खत्म करो। 175, अगर कोई एसएससी है, पर्सन है, टैक्स पेयर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है? टू अवॉइड द टैक्स। मैंने एग्जांपल दिया था ना, वाइफ को ट्रांसफर कर दिया तो अभी 30% टैक्स आ रहा था खुद को, वाइफ को तो कुछ टैक्स ही नहीं आ रहा है, तो यहां पे जानबूझ के आपने क्या किया? टैक्स अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। डिपार्टमेंट को 4 साल बाद पता चला, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? 4 साल का टैक्स अभी भरो एक साथ, तो ये एक्सेप्शन हो गए। ये 4 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो मैंडेटरी है, असेसिंग ऑफिसर को ये 4 एक्सेप्शन अप्लाई करने ही करने हैं, अप्लाई करने ही करने हैं, मैंडेटरी प्रोविजन। बट लास्ट 176 जो है, जो कि आपको नवंबर 22 में पूछा था, अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो वो उस केस में आप सेम असेसमेंट ईयर में, सेम प्रीवियस ईयर का टैक्स सेम असेसमेंट ईयर में तभी चार्ज करेंगे, दैट इज एट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है वेट करने की जरूरत नहीं है, अब भी टैक्स कलेक्ट करना है, तो सेम असेसमेंट ईयर में यू कैन कलेक्ट, यू आस्क देम टू फाइल द रिटर्न। बट अगर असेसिंग ऑफिसर को पता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन वेट, तो उसमें नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं। 172, 174, 174A, 175, 176, 5 एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। क्या जनरल रूल है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी असेस्ड टू टैक्स इन द इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर। एक्सेप्शन में ऐसा नहीं होगा। तो अब तक हमने इतना किया, चलिए इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? ठीक है, okay, so next topic is definition of a person, section 231. okay, अभी देखिए, कोई भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, कोई भी पर्सन हो, ये पर्सन के डेफिनेशन में तो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। उसमें टोटल 7 पर्सन आएंगे। इंडिविजुअल, दैट इज नेचुरल पर्सन, ओके। नेक्स्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। कंपनी, फर्म, फॉर्म में LLP विल बी कवर्ड, ओके, क्योंकि ये जब सेक्शन, मतलब ये जब सेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे दी थी तब LLP का एग्जिस्टेंस नहीं था। LLP अभी भी 2008 एक्ट आया, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 9, ठीक है। तो यहाँ पे LLP जो है वो फॉर्म में ही इंक्लूड हो जाएगी। बट कई बार ऐसा हो सकता है इनकम टैक्स में, क्या कि मतलब जो भी फॉर्म का टैक्सेशन है वही LLP का टैक्सेशन हो जाएगा। बट कई बार एक्चुअली LLP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, फॉर्म कंपनी, दोनों का बेनिफिट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो LLP को कुछ कुछ प्रोविजन ऐसी है जो फॉर्म को एप्लीकेबल होगी बट LLP को एप्लीकेबल नहीं है, ओके। ये LLP में थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आगे आपको बता देंगे। बट राइट नाउ एट इंटर लेवल वी आर नॉट कंसर्न विद एनी अदर पर्संस। मेजोरिटी यहाँ पे हम जो टैक्सेशन करने वाले हैं इंटर लेवल पे, वो टैक्सेशन ऑफ क्या होगा? इंडिविजुअल्स। हाँ, बाकी सारे पर्सन का टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन ऑफ HUF, टैक्सेशन ऑफ, यू कैन से, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, LLP, इवन ट्रस्ट, वो सब फाइनल लेवल पे आएगा। ईच एंड एवरी पर्सन का टैक्सेशन, ओके। नेक्स्ट, AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये AOP, BOI और फॉर्म में क्या डिफरेंस है? अभी देखिए, फॉर्म है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, which is framed by Partnership Act 1932. It may be registered, it may not be registered, right? जबकि एसोसिएशन मतलब क्या है? जब 2 और मोर पर्सन जो है एसोसिएट करके कोई एक्टिविटी करते हैं बट विदाउट फ्रेमिंग पार्टनरशिप फॉर्म, तो वो क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ऑल। एंड अब देखिए, ये 6 पर्सन में अगर कोई कवर नहीं हुआ है, 6 पर्सन में कोई कवर नहीं हुआ है, तो वो सब कहां पे कवर हो जाएंगे? एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन,
नॉट फॉलोइंग विद इन द एनी ऑफ द प्रेसिडिंग सब क्लोज। तो ये 7 जो है उसमें क्या होगा, 1 to 6 में जो कवर नहीं हुआ है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर में जब हमने शुरू किया था मैंने बोला था कि यहाँ पे 30 मार्क्स जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, बट अभी भी मुझे वो नवंबर 22 का पेपर भी मिला जो एमसीक्यू का पेपर था। ओके, जिसमें 2 केस स्टडी पूछे थे, एक जीएसटी का केस स्टडी और एक इनकम टैक्स का केस स्टडी, और 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ओके, तो वहां पे जीएसटी में जो बेसिक का टॉपिक था उसका जो आर्टिकल है वो पूछा था, आर्टिकल का नाम जीएसटी के बेसिक चैप्टर 1 में। ओके, आर्टिकल, ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें जीएसटी का कुछ है वो मैं आपको अभी पेपर मेरे पास आ गया है, तो नवंबर 22 का जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछा था वो सब हम हमारी एमसीक्यू बुकलेट में कवर कर लेंगे। ओके, जो भी नवंबर 22 में पूछे थे। अर्लियर एक आधे टाइम में मुझे मिला था, मतलब अभी मिलता नहीं है बिकॉज दैट इज यू कैन से अनएथिकल, मतलब वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करते, तो कोई स्टूडेंट है वो फोटो क्लिक करके अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पे, तब मिलता है। ओके, बाकी मिलता नहीं है। ठीक है, तो मतलब कई बार ऐसे 1 और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज है बहुत, मतलब मुझे तो स्टूडेंट यूज्ड टू टेल पेपर टफ था, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग। अगर हम हमारे ये 3 मॉड्यूल में से देखेंगे ना तो नॉट इवन टैक्सेशन पेपर, नॉट इवन एफएमईको पेपर। ओके, मतलब 8 पेपर में से कोई भी पेपर ऐसा टफ नहीं था। आई डोंट कंसिडर दैट। अगर आपने ये मेरे मॉड्यूल्स किए हैं तो आपको कोई भी टफ नहीं लगेगा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं था लिटरली। मतलब मुझे तो, मैंने सोशल मीडिया में देखा कि भाई टैक्स का पेपर टफ है, ऐसा नवंबर 22 का ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मैं तो बोल रहा हूँ टैक्स का पेपर इजी था, लिटरली इजी था। अभी देखिए प्रीवियस ईयर का अभी हमने देखा एक्सेप्शन, वो 4 मार्क का पूछा होगा, अभी आपने बेसिक किया नहीं है, फिर आप बोलोगे टॉप है, ये कहां से लेके आए, बेसिक में से लेके आए, कहां से लेके आए। मतलब क्या होता है कि पूरा सिलेबस आप कवर नहीं करते हो, आप बोलते हो कि पेपर टफ निकला। पेपर टफ नहीं है, आपकी प्रिपरेशन टफ नहीं है, इसलिए आपको पेपर टफ लग रहा है। अगर आपकी प्रिपरेशन टफ है तो फिर तो आपको पेपर इजी लगेगा। ओके, या तो एग्जाम में टफ करो या प्रिपरेशन टाइम टफ करो। ओके, होता है ना, गोइंग गेट्स टफ देन टफ गेट्स गोइंग। तो यहां पे ये 7 persons आर देयर कवर्ड ओवर हियर, तो 1 by 1 विल सी टू इट अबाउट द यू कैन से पर्सन्स। फर्स्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब क्या, नेचुरल पर्सन लाइक ह्यूमन बींग्स, मेल फीमेल्स। इट इंक्लूड्स माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये अनसाउंड माइंड और माइनर जो है वो तो हमने कहीं पे फाउंडेशन में देखा था, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर विल बी वॉइड एब इनिशियो, दीज आर द पार्टीज हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो साइन नहीं कर सकते, अभी साइन नहीं करेंगे तो रिटर्न कैसे फाइल होगा। तो अगर माइनर की कुछ इनकम है तो डिपार्टमेंट ऐसे छोड़ी हो कि माइनर है इसकी इनकम छोड़ दो, हम किसी की भी इनकम छोड़ने वाले नहीं है। ओके, माइनर है उसको नहीं पता, उसके गार्डियन उसको तो पता है ना, हाँ तो गार्डियन साइन कर दो। माइनर के रिटर्न में या अनसाउंड पर्सन है उसके रिटर्न में साइन कौन करेगा, जो भी गार्डियन और मैनेजर है वो रिटर्न साइन करेगा। रिटर्न तो फाइल करना ही करना है। ओके, वो हम छोड़ने वाले नहीं है आप। इन केस ऑफ डिसीज पर्सन, अभी उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, मतलब इन बिटवीन डेथ हो गई तो जिस दिन डेथ हुई तब तक का रिटर्न फाइल करना है। ओके, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फाइल करेंगे ऑब्वियसली, तो दैट इज इंडिविजुअल। नेक्स्ट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वैसे तो HUF इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, बट हिंदू का भी एक लॉ है, हिंदू लॉ एज ए फैमिली which consisting of all males lineally descended from common ancestors and include their wife and daughter। इसका मतलब यहां पे क्या क्या कवर्ड हो रहा है समझो। मान लीजिए यहां पे एक फैमिली है मिस्टर ए एंड मिसेस ए, अभी उसके चिल्ड्रन में मिस्टर बी, मिस्टर सी
और उसकी एक डॉटर है मिस टी। तो ये तो कवर हो गए, ओके। और मान लीजिए मिस्टर ए इज अ हेड ऑफ द फैमिली। कौन है ये? हेड ऑफ द फैमिली। ये हेड ऑफ द फैमिली को हम क्या बोलेंगे पता है? हेड ऑफ द फैमिली मिस्टर ए, ही इज नोन एज कर्ता, कर्ता हर्ता ऑफ द फैमिली, मतलब कर्ता, ओके। तो ये पर्सन क्या हो गया? कर्ता, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। फिर यहां पे उसके जो भी चिल्ड्रन है, मेल और फीमेल, दोनों कवर हो जाएंगे। मिसेस बी, उसकी वाइफ भी कवर हो जाएंगी, मिसेस सी, यस, ओके। तो यहां पे ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर इंक्लूड देयर वाइफ्स एंड डॉटर, ओके। अब देखिए फीमेल को पहले कवर नहीं करते थे, मतलब डॉटर को जो है वो इक्वली राइट नहीं मिलता था, बट एक अमेंडमेंट आया था 2005 में। कई बार होता ना फैमिली में कि पहले क्या हुआ करता था फैमिली में कि भी जो सन है उसको सारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करते टाइम सब हक मिलता था, राइट। बट जो डॉटर्स हैं जिसके मैरिज हो चुके हैं उसको राइट नहीं मिलता था, बट दैट इज रॉन्ग, उसको भी मिलना चाहिए ना। तो 2005 में अमेंड हुआ कि डॉटर्स को भी कोपार्टनरी स्टेटस मिलेगा। सर ये कोपार्टनर क्या है? ओके, अभी पार्टनरशिप फॉर्म फ्रेम करोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? उसके पार्टनर्स बोलोगे, एसोसिएशन होगा तो मेंबर्स बोलोगे, कंपनीज में मेंबर्स बोलोगे। वैसे ही एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं, एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं कोपार्टनर। क्या बोलते हैं? कोपार्टनर। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द हेड ऑफ द फैमिली। ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है और अल्टीमेटली हेड ऑफ द फैमिली से रिलेटेड है, ओके। HUF में कंटेन मेनी मेंबर बट मेंबर विद इन 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग हेड ऑफ द कर्ता ओल्ड कोपार्टनर। 4 डिग्री तक वो कर्ता, फिर उसके सन, फिर उसके सन, फिर उसके सन, 4 डिग्री में वो कोपार्टनर्स इंक्लूड हो गए। हिंदू कोपार्टनर इंक्लूड दोज पर्सन हु एक्वायर इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली बाय बर्थ, ओके। बर्थ से जो कनेक्टेड है उसको राइट यहां पे मिलता है। अर्लियर ओनली मेल डिसेंडेंट वेर कंसिडर्ड एज कोपार्टनर, बट 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसमें डॉटर्स को भी अभी कोपार्टनर माना जा रहा है कि उसको भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, ओके। सन हो या डॉटर हो क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली दैट इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, चाहे उसके मैरिज हो चुके हो या ना हो चुके। उसे मैरिज हो गया तो फिर यहां से नाम निकल गया, नाम भले निकला बट है तो डॉटर ना, तो उसको तो राइट मिलना चाहिए ना, ऑब्वियसली यस। इट मे बी नोटेड दैट ओनली कोपार्टनर हैव राइट टू पार्टीशन, यस। मतलब कोपार्टनर ही पार्टीशन के लिए बोल सकते हैं। मतलब पहले क्या हुआ करता था? ओनली सन कैन डिमांड द राइट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, पार्टीशन, ओके। पार्टीशन भी कर सकते हैं, बट अभी डॉटर को भी इक्वली राइट मिल रहा है। Daughter of co-partners by birth shall become a co-partner in her own right in the same manner as the son. Okay. Being co-partner, she can claim partition of the asset of the family. तो अभी डॉटर को भी राइट देना पड़ेगा। इसलिए कई बार क्या होता है, we have seen that practically also, कि फैमिली का जब पार्टीशन होता है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें डॉटर को भी इक्वली आपको एसेट का शेयर देना पड़ेगा। वो अलग बात है। फिर कई बार क्या लोग क्या करते हैं, वो लिखवा लेते हैं सिस्टर से क्या, ओके मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या है, ओके। और वो जो सन है वो आपस में बांट लेते हैं, बट एक्चुअली राइट मिलता है। वो सामने से फर्गो करे दैट इज डिफरेंट मैटर, बट राइट तो मिलता ही मिलता है। राइट ऑफ डॉटर इन कोपार्टनरी प्रॉपर्टीज आर इक्वल टू दैट ऑफ सन। हाउएवर अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ फैमिली, फॉर एग्जांपल वाइफ और डॉटर इन लॉ, आर नॉट एलिजिबल फॉर कोपार्टनरी राइट। याद रखना, क्यों? अदर फीमेल मेंबर मतलब क्या? वाइफ। अभी देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं मिसेस बी, तो क्या मिसेस बी ने इस फैमिली में बर्थ लिया है? नहीं, तो उसको ये कोपार्टनरी राइट इस फैमिली में नहीं मिलेगा, ओके। बट उसको खुद की फैमिली में तो मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे वो डॉटर है। Relationship of HUF does not arises from contract but arises from status.
देयर नीड नॉट बी मोर देन 1 मेल मेंबर और 1 फीमेल को पार्टनर्स। पहले कुछ और हुआ करता था कि एटलीस्ट मोर देन 1 मेल मेंबर फीमेल मेंबर होने चाहिए, ऐसा कंडीशंस थी, वो 2005 में निकल गई है। बट हमें अभी इतना इंटर लेवल पे डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपको सिर्फ एचयूएफ के स्टेटस से मतलब है, ठीक है। इनकम टैक्स डज नॉट इंडिकेट एचयूएफ एज एन एसेसेबल एंटिटी मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट 2 मेल मेंबर और 2 को पार्टनर। अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। 1 मेल मेंबर 1 फीमेल मेंबर हुआ तो भी आप एचयूएफ फ्रेम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? पहले मिनिमम 2 मेल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, वो हो गई है, ठीक है। अभी कर सकते हैं, मतलब फैमिली की आपका जो भी फैमिली बिजनेस है, तो ये एचयूएफ का सेपरेट क्यों किया? क्योंकि जनरली हिंदू ट्रेडिशन में क्या जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, ओके। अभी भी कुछ फैमिलीज हैं, ओके। मतलब इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्टनरशिप में भी रिस्ट्रिक्शन आता है कि भी मैक्सिमम इतने पार्टनर तक, इतने मेंबर्स तक आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। बट एचयूएफ में कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर कोई फैमिली जो है मोर देन 100 है, 150 है, 150 मेंबर्स हैं कोई एक फैमिली में, तो उसको कंपनी फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, वो एचयूएफ के स्टेटस में कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ बोलो। नहीं, दे आर इंक्लूडेड इन एचयूएफ बट दे कैन नॉट डिमांड पार्टीशन। पार्टीशन दे कैन नॉट डिमांड। हाँ, सन कैन डिमांड, डॉटर कैन डिमांड, बट डॉटर इन लॉ कैन नॉट डिमांड पार्टीशन, ओके। अभी ये जो एचयूएफ है हिंदू लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट हिंदू लॉ देयर आर 2 स्कूल ऑफ लॉ। अभी देखिए, आपको कभी कभी बेसिक्स में से थियरी पूछ ले, लाइक नवंबर 22 में पूछा था प्रीवियस ईयर का जो एक्सेप्शन है वो, तो ऐसे ही आपको अगर मिताक्षरा दयाबगा स्कूल पूछ लिया, आप बोलोगे कहां पे है, भी बेसिक नहीं किया तो आपको पता भी नहीं होगा दयाबगा क्या है, मिताक्षरा क्या है। सेम पे आगे जाके आप देखोगे अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, ओके, 68, 69, 69 ABCD, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको पहले भी बोला, आप थ्रू आउट पूरा सिलेबस करके जाओगे, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, नॉट एट ऑल, नथिंग, ओके। तो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, देयर आर 2 स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभगा स्कूल ऑफ हिंदू। ये क्या है, क्या फर्क क्या है? देखिए, ये जो मिताक्षरा सॉरी दयाभगा स्कूल है, दैट इज एप्लीकेबल और दैट इज प्रेवेलेंट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। ये सिर्फ 2 स्टेट में एप्लीकेबल है, और जो मिताक्षरा है दैट इज एप्लीकेबल फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया, ओके। डिफरेंस क्या है ये दयाभगा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में और मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में? दयाभगा जो है, दयाभगा, ओके, यहां पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी तो क्या होना चाहिए पता है, ये दयाभगा जो है ना वो पूरे इंडिया में होना चाहिए। क्यों ऐसा बताओ? सिंपल, मतलब यहां पे वेस्ट बंगाल और असम में क्या है, आप बोलते हो कि एचयूएफ में बाय बर्थ राइट मिलता है, मतलब आपने अंबानी फैमिली में बर्थ लिया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी हो गई सब, और बड़े हो गए तो चलो पार्टीशन करो, मुझे चाहिए, अभी कुछ अर्न किया नहीं है, तो बोलते पार्टीशन करो, पार्टीशन करो, ओके। तो यहां पे होता क्या है, बाय बर्थ यू आर गेटिंग राइट इन द फैमिली, बट वेस्ट बंगाल और असम में क्या है पता है, जब तक कर्ता जो है हेड ऑफ द फैमिली है उसकी डेथ नहीं होती ना, तब तक मेंबर को राइट नहीं मिलता। मतलब सन कैन नॉट क्लेम पार्टीशन अंटिल द बर्थ ऑफ फादर, मतलब डेथ ऑफ द फादर। तो जब तक वो है तब तक आपको कोई राइट मिलेगा ही नहीं। उनके जीते जी तो आप बोल ही नहीं सकते पार्टीशन करो, चाहिए चाहिए, ओके। नोबडी एक्वायर राइट in share of the property by birth as long as head of the family is living। जब तक वो जिंदा है तब तक तो आप पार्टीशन क्लेम ही नहीं कर सकते। ये पूरे इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, जीते जी पार्टीशन क्लेम करते हैं, हमें चाहिए, हमें हमारा भाग दे दो, हमें हमारी प्रॉपर्टी का राइट दे दो। वो चांद किया नहीं और फादर की प्रॉपर्टी में हक जमाने आ गए, ठीक है। तो यहां पे
होता क्या है, वन एक्वायर राइट इन द फैमिली बाय बर्थ एंड नॉट बाय सक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट एल्डर्स आर लिविंग। तो करता है, फिर भी आप बोल सकते हो मुझे अभी ये प्रॉपर्टी बिजनेस है, उसमें मुझे मेरा राइट चाहिए, पार्टीशन चाहिए। Thus, children do not acquire any right in the family property as long as his father is alive. Only on death of the father, children will acquire right in share in the property. Okay. जबकि every child born in a family acquires right of shares in a property. Hence, fathers and brothers would be co-partner of the HUF. यहाँ पे सारे के सारे co-partner है। यहाँ पे सिर्फ फादर्स और ब्रदर्स जो है वही co-partner। जब तक फादर की डेथ नहीं होगी तब तक सन को राइट नहीं मिलने वाला। मतलब एक एंसेस्टर गया तो फिर उसके बाद में जो है उसका राइट क्रिएट हुआ, डेथ हुआ, मतलब बर्थ के टाइम पे नहीं, एंसेस्टर के डेथ के टाइम पे राइट मिलेगा। इज इट क्लियर? दयाबगा एंड मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कई बार 2 मार्क में डिफरेंस पूछ लिया तो ओके। हेड ऑफ द फैमिली, हाँ, तो फादर को, यस, फादर एंड अंकल कैन डू दैट, दे कैन क्लेम, दे कैन राइट। फिर वो फादर का इंडिपेंडेंट एचयूएफ हुआ तो जब तक फादर की डेथ नहीं होती तब तक सन क्लेम कर नहीं सकता, ठीक है। दैट इज ओनली इन दयाबगा, रेस्ट ऑफ इंडिया में तो चलता है, ठीक है। मिताक्षरा, पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर, पार्टनरशिप हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइनिंग। अभी ये पार्टनर के लिए यू ऑलरेडी स्टडीड इन फाउंडेशन लेवल, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन एडिशन डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड्स एलएलपी। तो यहां पे फर्म के साथ एलएलपी भी इस पर्टिकुलर पर्सन की कैटेगरी में कवर्ड है, ओके। तो पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एज दे हैव डिफाइंड इन एलएलपी। However, income tax purpose minor admitted to the benefit of existing partnership would be treated as partner। वो तो हमने माइनर में भी देखा था कि वैसे माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर को आप लायबल नहीं ठहरा सकते, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर कैन बी अ पार्टनर, मतलब बेनिफिट के लिए पार्टनर कर सकते हैं उसको। हाँ, नेक्स्ट, कंपनी। दो इन कॉमन लैंग्वेज कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट। सी नॉर्मली कंपनी मतलब क्या, अभी यहां पे कंपनी में देखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दिया कंपनी लॉ में, सेक्शन 220। कंपनी मीन्स कंपनी, कंपनी मीन्स कंपनी, इनकॉर्पोरेट अंडर दीस लॉ और प्रीवियस कंपनी लॉज। बस, मतलब हम बोलते कंपनी मतलब क्या, कंपनी, ओके। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस लॉ। बट यहां पे आपको डेफिनेशन दी गई है 217 में। तो सर 220 बोले वो कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 217 डिफाइन कंपनी एज इन ओन लैंग्वेज। एक तो इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी इंडिया के जो कंपनीज एक्ट है उसमें रजिस्टर्ड है, फिर चाहे वो 13 हो, 56 हो और अर्लियर कोई भी एक्ट हो। बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ओके। बट जो आउटसाइड इंडिया कोई भी लॉ, अभी देखिए इंडिया में कंपनीज एक्ट है, वैसे फॉरेन में भी कोई लॉ होगा कंपनी का, तो उसमें जो भी इनकॉर्पोरेट हुए वो इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉडी विच इज एसेसिबल एज अ कंपनी। अभी देखिए ये जो इनकम टैक्स है वो 1961 है, ओके। और ये जो डेफिनेशन दी गई आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, इससे पहले का एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1922। इससे पहले का जो एक्ट है वो क्या था, 1922। अभी देखिए 1922 में कंपनी की डेफिनेशन कुछ और है, दी गई होगी मान लीजिए, और वहां पे लिखा है इसको आपको कंपनी ट्रीट करना ही करना है, तो फिर तो आपको उसको कंपनी ट्रीट करना होगा इन 61 ऑल्सो। तो अगर आप कंपनी हो एज पर 22 एक्ट तो यहां पे भी आप कंपनी कंसीडर हो जाओगे,
ओके, विच इज असेसेबल एसेट्स अंडर दिस एक्ट एज ए कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 17 में कुछ अमेंडमेंट आया था, तो उससे पहले अगर आप असेसेबल हो 22 में एज ए कंपनी, तो फिर यहां पे भी आप कंपनी कंसीडर किए जाओगे। एनी इंस्टीट्यूशन बॉडी इंडियन और आउटसाइड विच इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड टू बी अ कंपनी, बोर्ड मतलब क्या, तो अगर सीबीडीटी डिक्लेयर करे कि इसको हम कंपनी मानेंगे तो फिर उसको कंपनी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चार में से कोई भी पर्सन क्या हो जाएंगे, कंपनी। एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज आर, ये डी का एग्जाम्पल नहीं है, ये एज अ होल कंपनी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ कंपनी आर श्रीराम फूड प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया लिमिटेड, व्हाटएवर। तो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फॉरेन हो, ओके, सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे कंपनीज हो जाएगी। डी पॉइंट में ऐसा लिखा कि बोर्ड को हमने पावर दे दिया है, अगर बोर्ड किसी पर्सन को कंपनी ट्रीट करना चाहे, ये कंपनी ही है, आप स्टेटस कंपनी का नहीं कंसीडर कर रहे बट ये कंपनी ही है, तो वो डिक्लेयर कर सकती है कि ये कंपनी है। मतलब अगर वो एडवांटेज ले रहे कंपनी का और कंपनी का स्टेटस नहीं लिया है तब जाके कर सकते हैं, ऑर्डिनरी जनरली नहीं करेंगे ये, मतलब ये स्पेशल केसेस में ये डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं, वो बोर्ड मतलब क्या, सीबीडीटी अगर वो डिक्लेयर करे, कई बार सीबीडीटी सर्कुलर में डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसको पावर दिया है कि आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो कंपनी हो जाएगा। अभी तक तो कुछ डिक्लेयर किया नहीं है बट पावर दिया हुआ है, कभी भी यूज करके आप डिक्लेयर कर सकते हो। सीबीडीटी बोर्ड, बोर्ड मतलब यहाँ पे जहां जहां बोर्ड लिखा होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हमने टैक्स का पावर किसको दे दिया है, सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब यहां पे बोर्ड बोर्ड लिखा हो वो क्या है, सीबीडीटी। ओके, यू माइट हैव heard the word corporate sector या corporate SSC। हाँ, तो corporate world मतलब क्या, वो कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। फिफ्थ पर्सन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये हम किसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ पर्सन, ओके। और पर्सन के डेफिनेशन में कौन कवर होता है, अब तक हमने क्या देखा, इंडिविजुअल मतलब कौन, नेचुरल पर्सन, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म LLP दोनों आ जाएंगे, कंपनी। अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो वर्ड अच्छे से समझो, आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वर्ड है एसोसिएशन ऑफ पर्संस और दूसरा वर्ड है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ समझ में आया डिफरेंस, डिफरेंस कुछ समझ में आया नाम से ही क्या, ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो पर्सन का एसोसिएशन, तो पर्सन का एसोसिएशन या इंडिविजुअल का क्या फर्क पड़ता है। इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से पर्सन और इंडिविजुअल एक नहीं है, जैसे प्रीवियस और प्रीसीडिंग एक नहीं है। हम लोग के प्रीवियस मतलब भी पहले का, प्रीसीडिंग मतलब भी पहले का, नहीं, हमारी टर्मिनोलॉजी हम डिफरेंट यूज करते हैं। प्रीवियस मतलब करंट प्रीवियस ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर, जबकि प्रीसीडिंग मतलब पहले का ईयर। वैसे ही यहां पे बोले पर्सन इंडिविजुअल, पर्सन इज अ इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ पर्सन, पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएंगे, जबकि इंडिविजुअल में ओनली नेचुरल पर्सन। तो मैं जब बोलूंगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर इंडिविजुअल हो सकता है, हाँ, कंपनी भी मेंबर हो सकता है, हाँ, पार्टनरशिप फर्म भी उसकी मेंबर हो सकती है, यस, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ओनली नेचुरल पर्सन विल बी द मेंबर। समझ रहे हो ये डिफरेंस। When a person combine together for promotion of joint enterprise, they are accessible as AOP. If they do not law considered partnership. तो सर ये पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या डिफरेंस है? अगर आप दो और दो से ज्यादा लोग साथ में कोई भी वेंचर करते हो, जॉइंट वेंचर, ऐसा एक पहले चैप्टर आता था, फाउंडेशन में निकल गया, तो जॉइंट वेंचर करके आप करोगे स्टार्ट, ठीक है, बट आप पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कर रहे हो या पार्टनरशिप फ्रेम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए।
क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्सन ये रन नहीं कर रहा है, 2 और 2 से ज्यादा लोग रन कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। In order to constitute association, person must join common purpose for action and the object must be produce income. एक तो उसका पर्पस कॉमन होना चाहिए, दूसरा उसका पर्पस इनकम अर्न करने का होना चाहिए। ओके, वो co-heirs, co-legatees, co-donees jointly together for common purpose would be AOP। यस, ABN कंपनी एक्स लिमिटेड, तो यहां पे देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी है, फर्म भी है, कंपनी भी है, ये सब मेंबर हो सकते हैं। जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करें, इट इज लाइक एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी हु मियरली रिसीव इनकम जॉइंटली एंड हु मे बी एसेसेबल इन लाइक मैनर टू द सेम एक्सटेंट एज बेनिफिशियरी इंडिविजुअली। दस को एग्जीक्यूटर, को ट्रस्टीज आर एसेसेबल एज BOI। कई बार क्या होगा कि ये जो पर्सन है, मतलब ट्रस्टीज है जिसको साथ में कोई प्रॉपर्टी का शेयर मिलता है और साथ में वो इनकम अर्न करते हैं, तो उसकी इनकम जो है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में टैक्स की जाएगी, एसेसेबल की जाएगी। बट यहां पे मेंबर्स कौन हो सकता है? ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स shall not be payable by assessor in respect of receipt of share of income in a form of BOI। अभी देखिए एक बात समझो, मान लीजिए 3 पर्सन है ABC, उसका BOI फ्रेम हुआ। अभी BOI की जो भी इनकम है उस पे ऑलरेडी इनकम टैक्स ने टैक्स ले लिया, तो फिर उसका शेयर A को मिल रहा है, फिर A को भी बोलेंगे अभी टैक्स दो, तो डबल टैक्स कैसे देंगे? एक बार ऑलरेडी हमने, मान लीजिए इसकी इनकम हुई ओके 30 लाख, 10-10-10 तीनों को मिले, तो अभी 30 लाख पे टैक्स भर दिया ना, तो फिर 10-10-10 जो मिल रहा है उस पर तो टैक्स नहीं लेंगे ना, ऑब्वियसली। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, पार्टनरशिप फर्म पे जो टैक्स लगता है उसका शेयर जो फर्म पार्टनर को मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एक इनकम पे 2 बार थोड़ी टैक्स लेंगे। रेम्यूनरेशन इज डिफरेंट, ये पार्टनरशिप में आएगा। हाँ, तो रेम्यूनरेशन जो दे रहे पार्टनर्स को, उस पे पार्टनर को टैक्स लगेगा, फर्म को डिडक्शन मिलेगा। टोटल फर्म ने, अभी ये BOI की बात नहीं, फर्म की बात है, ठीक है। तो अगर आप फर्म की बात करोगे तो फर्म में क्या होगा कि मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, फिर उसमें से 50 लाख का आपने रेम्यूनरेशन दे दिया, 20 लाख का आपने इंटरेस्ट दे दिया, तो वो डिडक्शन मिल जाएगा फर्म को और वो टैक्सेबल हो जाएगा पार्टनर। बाकी बचा कितना? 30 लाख। हाँ, मतलब यू कैन डिवाइड, बट उसमें भी लिमिट आएगी, सेक्शन 40 सबसेक्शन B, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। वरना तो सब क्या करेंगे, 1 करोड़ हुआ, चलो एक काम करो 4 पार्टनर है, 25-25 ले लो, तो फर्म को तो कभी टैक्स आएगा ही नहीं, लिमिट है। को एग्जीक्यूटर, को ट्रस्टीज, ओके, ये लोग को हेयर्स, को लेगेटीज, को डोनीज ज्वाइंटली टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। कई बार क्या होगा कि कोई प्रॉपर्टी है, उसके एक से ज्यादा हेयर्स हैं, लीगल हेयर, तो लीगल हेयर को ये प्रॉपर्टी मिल रही है। मतलब ये जब आपकी वसीयत लिखी जाएगी कोई पर्सन की, तो फिर उसमें कई सारे पर्सन को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वो ज्वाइंटली हो जाएंगे। कई बार इसमें क्या होगा कि वो ज्वाइंटली टुगेदर कॉमन पर्पस के लिए वर्क करेंगे और वो डिविजिबल नहीं होता है, वो सब में, मतलब जो इंडिविजुअल मिल गया वो डिफरेंट है, बट जो कॉमन ज्वाइंटली है वो एसोसिएशन में टैक्सेबल होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी पर्सन में क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन भी मौजूद है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आएंगे और कोई आने वाले नहीं है। नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल दोनों अलग अलग पर्सन है, और जब कोई भी इनकम जॉइंटली मिलती है फिर वो एसोसिएशन को मिल रही है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को मिल रही है, तो उसका टैक्स इंडिविजुअल को नहीं भरना है, उसका टैक्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही भरेगा, उसका टैक्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भरेगा। और एक बार बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने टैक्स पे कर दिया तो उसका शेयर जो मेंबर को मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा,
बट अगेन वो आगे आएगा, अभी एओपी पीओआई में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पूरा टैक्सेशन फाइनल लेवल में है। यहां पे हमें सिर्फ क्या है कि पर्सन है तो कौन कौन पर्सन है, सिर्फ मीनिंग वाइज समझना। इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या, कृषि उपज मंडी समिति, म्युनिसिपल काउंसिल, अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब क्या, ऊपर के 6 कैटेगरी में जो कवर नहीं हुए वो सारे के सारे यहां पे कवर हो जाएंगे। कौन कौन आएंगे अभी यहां पे, लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आइडल, डायटी, टेम्पल, वो सब कहां पे आ जाएंगे, आर्टिफिशियल, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एजेपीस। टेम्पल को टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो ट्रस्ट है। हाँ, वो ट्रस्ट है और ट्रस्ट में तो क्या है, बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। मतलब जितना भी आप अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो वो सब डिडक्शन मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो ट्रस्ट टैक्सेशन आप देखोगे आगे फाइनल लेवल पे। ओके, अगर ये टेम्पल पे टैक्स हटा देना तो आपको दूसरे कोई टैक्स चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेम्पल की जितनी भी इनकम है उस पर अगर टैक्स लगाना शुरू कर दे, नहीं लगा सकते, पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा आपको। उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, पाप लगेगा। नहीं, वो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, एसएससी, डेफिनेशन ऑफ एसएससी 2(7). सेक्शन 2 सबसेक्शन मतलब 2(7). एसएससी मीन्स क्या, अगर आपको यहाँ पे मतलब देखिए, पहले जो थियरी पूछते थे उसमें नवंबर 13, मई 16 4 मार्क में थियरी पूछी थी। डेफिनेशन ऑफ एसएससी, अभी अगर आपने ये पढ़ा नहीं है तो आपको पूछेंगे एसएससी मीन्स व्हाट। अभी आप कैसे कैसे लिखोगे 4 मार्क में, 2 मार्क में। एसएससी मीन्स टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है वो एसएससी है। जिसको इनकम टैक्स से बोले वो एसएससी है। अभी आगे कुछ आएगा ही नहीं, फिर क्या करोगे, एक ही पॉइंट के 2 3 4 पॉइंट बनाने लगोगे। ऐसा नहीं है, इसमें 4 पॉइंट आते हैं कि हु इज टू बी कंसिडर्ड एज दी एसएससी। एसएससी मीन्स पर्सन, एसएससी मीन्स पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात की जिसमें टैक्स और अदर सम। तो अदर सम मतलब क्या, इंटरेस्ट, पेनल्टी, कुछ भी टैक्स के अलावा जो भी इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगता है, कुछ भी पेएबल है, पेंडिंग है, ओके, पेएबल अंडर दिस एक्ट। तो अगर किसी पर्सन का टैक्स या कोई भी सम पेंडिंग है तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, एसएससी। दूसरा, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, तो डिपार्टमेंट क्यों इनिशिएट करेगा, ऐसे किसी को तो लेटर लिख के भेजेगा नहीं। ओके, अभी डिपार्टमेंट किसी पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट किए हुए, ठीक है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो उसने अगेंस्ट कोई पर्सन मतलब मान लीजिए वो पर्सन है। अभी टैक्स पेबल कब होगा, पहले ये फर्स्ट पॉइंट की बात करें, टैक्स पेबल कब होगा, अगर उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सर ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या है, अप टू 250, टैक्स नहीं लगता, सीनियर सिटीजन में 3 लाख। ओके, तो 250 से ज्यादा है और डिडक्शन नहीं है, टैक्स पेबल आ रहा है, तो फिर आप एसएससी हो जाओगे।
अभी कोई पर्सन जो है उसकी इनकम 250 से ज्यादा नहीं है, ना ही उसने कभी रिटर्न फाइल किया, बट डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है। अभी जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है वो किसके रिगार्डिंग है? प्रोसीडिंग इनिशिएट फॉर असेसमेंट ऑफ हीज इनकम। समझना, प्रोसीडिंग तो इनिशिएट की है, बट वो प्रोसीडिंग किस रीजन की वजह से है? हीज इनकम, उसकी इनकम है और फिर भी वो टैक्स नहीं भर रहे हैं, फिर भी वो टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं। हीज इनकम मतलब मान लीजिए मिस्टर ए, उसकी जो इनकम है वो, और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर विच ही इज एसेसेबल। ये क्या है? इनकम फॉर विच ही इज एसेसेबल, ये क्या है? क्लबिंग इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर विच ही इज एसेसेबल, मतलब किसी और की इनकम है बट वो आपके अकाउंट में क्लब हो रही है, आपके हेड में क्लब हो रही है। मिसिस ए की इनकम है मान लीजिए, बट वो क्लब कहां पे हो रही है? ए में। और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और सच अदर पर्सन, मतलब खुद का लॉस या जिसका क्लबिंग आपके अकाउंट में हो रहा है, आपके हेड में हो रहा है, उसका लॉस, या अमाउंट ऑफ रिफंड। मतलब क्या समझो, या तो इनकम, ओके, या तो लॉस या तो रिफंड। इनकम ऑफ हिम और सच अदर पर्सन, लॉस और रिफंड ऑफ हिम मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल, और सच अदर पर्सन फॉर विच ही इज एसेसेबल। इन किसी भी रीजन से आपके अगेंस्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, इस किसी भी रीजन से आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, तो आप क्या कंसीडर करे जाओगे? एसएससी। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट। अगर उसका लॉस है और उसके रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है और डिपार्टमेंट ने प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, रिफंड है उसके रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, इनकम है उसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग है, हाँ रिफंड है पर उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चालू है, वो रिफंड के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, प्रोसीडिंग मतलब क्या? डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की हुई है, तो फिर आपका इनकम टैक्सेबल है, फिर आपका यह लॉस है सेट ऑफ करना है, या फिर आपको रिफंड मिलना है, तो आप एसएससी कंसीडर हो जाओगे। ठीक है। और डीम्ड एसएससी, थर्ड पॉइंट। डीम्ड एसएससी मतलब एसएससी इंक्लूड एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड एसएससी मतलब क्या? डीम्ड एसएससी मतलब क्या? अभी मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, उसका रिटर्न फाइल हो रहा है, ठीक है, तो ट्रस्ट खुद साइन करेगा। ट्रस्ट बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन, तो ट्रस्ट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? तो कोई भी आप ट्रस्टी करोगे और फाइनली वही ट्रस्टी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न साइन करेगा, तो डीम्ड एसएससी हो गया। वो खुद एसएससी नहीं है, बट एज ए ट्रस्टी वो एसएससी हो जाएगा, डीम्ड एसएससी। और लास्ट पॉइंट है एसएससी इन डिफॉल्ट, मतलब अगर आपने इनकम टैक्स की कोई भी प्रोविजन ब्रेक की है, अगर आपने इनकम टैक्स की कोई भी प्रोविजन में डिफॉल्ट किया है, ही फेल टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी प्रोविजन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई पेमेंट किया 50,000 का, जिसपे आपको टीडीएस आ रहा है 194J में, और आप डिडक्ट करना भूल गए, डिडक्ट नहीं किया, मतलब आपने प्रोविजन में लिखा था कि आपको टीडीएस एप्लीकेबल है और टीडीएस कट करना है, डिडक्ट करना है, आपने डिडक्ट नहीं किया, मतलब डिफॉल्ट किया ना। आप बोल रहे हो मेरी इनकम जो है वो 250 से ज्यादा नहीं है, ओके, और मैं टैक्सेबल नहीं हूं, कोई प्रोसीडिंग भी नहीं है, डीम्ड एसएससी भी नहीं हूं, बट आपने इनकम टैक्स की प्रोविजन ब्रेक की ना, यू आर एसएससी। ओके, तो 4 पॉइंट आए, समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट समझ में आ रहा है? एक तो पर्सन from whom any tax or any sum of due is, you can say, payable under this act. दूसरा प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग किस रिलेटेड होगी? खुद की इनकम या जो पर्सन है जिसकी इनकम क्लब हो रही है उसकी इनकम, लॉस या रिफंड, उसके इसके रिलेटेड प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है।
या फिर डीम्ड एसएससी, या फिर एसएससी इन डिफॉल्ट। ओके, एक और बात बताओ मुझे, क्या एवरी एसएससी इज अ पर्सन? क्या एवरी पर्सन इज एन एसएससी? एवरी पर्सन, सी कोई भी पर्सन है वो पर्सन में तो आ जाएगा, आर्टिफिशियल या नेचुरल। पर्सन की डेफिनेशन में तो सब कोई आ जाएगा, बट क्या एसएससी की डेफिनेशन में कोई पर्सन आएगा? कोई पर्सन आ सकते, कोई पर्सन नहीं आ सकते। मतलब यू कैन स्टेट इट एवरी पर्सन इज एसएससी, यू कैन से अदरवाइज एवरी एसएससी इज अ पर्सन, बट इट मस्ट नॉट बी नेसेसरी दैट एवरी पर्सन इज एन एसएससी। ओके, अगर वो एसएससी है तो वो पर्सन है, पर अगर वो पर्सन है तो जरूरी नहीं कि वो एसएससी भी हो। पर्सन हो सकता है बट एसएससी नहीं है। ओके, इंडिविजुअल है, पर्सन हो सकता है, बट ना तो वो टैक्स पेएबल है, ना ही कोई प्रोसीडिंग है, ना ही डीम्ड एसएससी है, ना ही डिफॉल्ट है, तो वो एसएससी नहीं है, बट पर्सन तो है। तो ये दो क्लियर है आपको टॉपिक। फिर मैंने आपको समझाया था असेसमेंट मतलब क्या, तो भी टैक्स का असेसमेंट करना। ओके, उसका मूल्यांकन करना। प्रोसीजर बाय विच इनकम ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर। इट मे बी नॉर्मल असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ इनकम प्रीवियसली असेस्ड। ऐसे तो कई सारे असेसमेंट है, और ये असेसमेंट की असेसमेंट प्रोसीजर है, पूरा एक चैप्टर आएगा असेसमेंट प्रोसीजर फाइनल लेवल। यहां पे इंटर में हम कहां तक करेंगे, आपको टैक्स कैलकुलेट करना है और डिपार्टमेंट में जाके रिटर्न फाइल करना है, बस। अभी तो क्या फिजिकली डिपार्टमेंट जाने की जरूरत भी नहीं है। हमारे टाइम पे जब हम आर्टिकल असिस्टेंट हुआ करते थे, ओके, तो हमें यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के लिए भी भेजते थे, क्योंकि तब तो क्या मैन्युअल कुछ, मतलब ऑनलाइन कुछ था नहीं, सब कुछ मैन्युअल। तो आपको रिस्पेक्टिव वार्ड पे जाना पड़ता था रिटर्न फाइल करने के लिए, और फिर वहां पे सारी प्रोसीडिंग्स हुआ करते थे। ये ऑनलाइन करके बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। ये कवर सब बंद हो गए, ओके। तो यहां पे अगर आप बात करोगे असेसमेंट, तो दैट इज व्हाट असेसमेंट इज। यू कैन से इनकम का जब इनकम टैक्स ऑफिसर असेस करते हैं तो वो है। अभी तो ऑनलाइन हो जाएगा, और ये सब प्रोसीडिंग्स कहां पे हो रहा है, बैंगलोर लेवल पे, सब फाइल जाके वहां पे होता है। हाँ, मतलब वो असेस करेंगे कि आपने, क्योंकि हमने जो रिटर्न फाइल किया है वो सेल्फ असेसमेंट है, तो वो चेक करेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं है। अभी तो क्या, पहले क्या हुआ करता था, जब मैन्युअल था ना, तो आपको सारी की सारी रिसीट अटैच करनी पड़ती थी। अभी मैं बोल रहा हूं कि मैंने प्रीमियम पे किया, तो बोलेंगे इंश्योरेंस की रिसीट अटैच करो, ओके। फिर मैंने बोला कि स्कूल फीस पे की है बच्चों की, ओके, उसकी रिसीट अटैच करो। उनका डोनेशन दिया, आईडीजी में क्लेम करना है, उसकी रिसीट। पहले मैन्युअल में सारे के सारे अटैचमेंट आपको करने थे, अभी अटैचमेंट कुछ नहीं करना है, आपको क्लेम कर लेना है ऑनलाइन। अभी डिपार्टमेंट को कुछ डाउट होगा तो वो स्क्रूटिनी में आपको बोलेंगे हमें इतने इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेके आओ। फिर स्क्रूटिनी में डिटेल में जाएंगे, अगर डाउट होता है तो। अगर उसको लग रहा है सब कुछ सही है, अभी तो क्या सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, बहुत सारा क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो यहां पे सिस्टम ही कई सारी इनकम जनरेट करके आपको दे देगी, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ इनकम सेक्शन 224। इनकम टैक्स मतलब इनकम पे टैक्स लगता है, कौन से इनकम पे, कौन सी, कोई भी। तो यहां पे क्यों इतना लंबा लिख दिया, ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, बट स्पेसिफाई किया हुआ है कि इतनी इनकम तो है। अभी देखिए डेफिनेशन दो तरह की होती है, इंटरप्रिटेशन में आगे लॉ में हम दो चैप्टर करने वाले हैं, जनरल क्लोज और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मतलब क्या, स्टैट्यूट्स जो एक्ट है, जो लॉ है, उसको अच्छे से समझना, इंटरप्रेट करना। तो उसमें आपको बताएंगे क्या कि कोई भी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो दो तरह की डेफिनेशन होती है। एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन,
और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव डेफिनेशन? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कोई पर्टिकुलर एक्ट में, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन में ऐसा लिखा है एग्जॉस्टिव। ओके, अभी यहां पे देखिए एसएससी की हमने डेफिनेशन देखी, उसमें क्या पॉइंट लिखे हैं? पॉइंट नंबर 1, टैक्स और अदर सम पेएबल, ओके, प्रोसीडिंग डीम्ड एसेट्स इन डिफॉल्ट। अभी इसके अलावा कोई और पॉइंट आएगा क्या? आ ही नहीं सकता। 4 पॉइंट हमने स्पेसिफिक करके दिया हुआ है आपको, ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या? उसमें जितने पॉइंट दिए हैं बस उतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। जनरली डेफिनेशन एग्जॉस्टिव ही हो जनरली, बट जब डिपार्टमेंट को सब कुछ कवर करना है तो बोलेंगे ये तो एग्जाम्पल है। अभी ये डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव, मतलब इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। यस, ओके। इनकम की डेफिनेशन कौन सी होगी? ऑब्वियसली इंक्लूसिव, क्योंकि सब पे टैक्स देंगे। आप बोलोगे इनकम, कोई भी इनकम, उस पर टैक्स लगेगा अनलेस अनटिल कि वो एग्जेम्प्ट है। मतलब यहां पे हो क्या रहा है समझो, आपकी इनकम हुई मतलब आपको टैक्स भरना है अनलेस अनटिल वो एग्जेम्प्ट है, और वो हम एग्जेम्पशन का पूरा लिस्ट आपको दे चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, ऐसा बोला है। तो जो चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें एग्जेम्पशन का लिस्ट आ रहा है। उसके अलावा आपकी कोई भी इनकम हुई ना तो टैक्सेबल ही होने वाली है। सी इनकम इंक्लूड्स, और आपको लो को इंटरप्रेट कैसे करना पड़ता है, आपको डिफाइन कैसे किया हुआ है। तो जो यहां पे क्या लिखा है, इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग, therefore inclusive definition and not exhaustive one. Such a definition does not confine the scope of income but leaves room for more inclusions. जब मैं बोलूंगा इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब ये तो हमने एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं हम आपको? एग्जाम्पल। कितनी इनकम आएगी? कितना? 23। और फिर बाद में बोल दिया कि और कोई भी इनकम है तो वो भी आ जाएगी। तो सीधा बोलते थे कोई भी इनकम आ जाएगी। ऐसा क्यों? मतलब हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन सी इनकम आ रही है। क्यों? पता है क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं? क्योंकि कई बार आप ऐसा करोगे, ये तो इनकम ही नहीं है। आपने क्या बोला कि कोई भी इनकम है वो टैक्सेबल है, कोई भी इनकम है वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, बट ये तो मेरी इनकम ही नहीं है। ये कैसे इनकम हुई? ये तो कैपिटल रिसीट है, ये तो कंपेंसेशन है। ऐसा ना बोलो, इसलिए जितना जितना उसको पॉसिबल लग रहा था कि इनकम है ही, मतलब ये तो स्पेसिफिक इनकम है और आपको इस पे टैक्स पे करना ही करना है अनटिल अनलेस इट्स एग्जेम्प्ट। ओके, तो इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी गेन हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो आपकी क्या है? इनकम। Voluntary contribution received by trust institution created only partly for charitable purpose. University, education institution, hospital, medical, electoral trust, कोई भी, मतलब क्या ट्रस्ट को भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है? हाँ सर, अभी तो आपने बोला ट्रस्ट को तो सब एग्जम्पशन मिलता है, बट पहले उसको टैक्सेबल करना पड़ता है। अभी देखिए, अगर आप बोलोगे कि वी आर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ट्रस्ट, हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हमें वॉलंटरी डोनेशन मिला, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला 1 करोड़ का, या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला 50 लाख का, तो 50 लाख टैक्सेबल है, तो आप तो बोल रहे थे एग्जेम्प्ट है। हाँ, बट वो 50 लाख यूज करोगे तो एग्जेम्प्ट है ना। अभी आप कलेक्ट किए जा रहे हो, यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर टैक्सेबल है। मतलब पहले वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जब मिला तो वो आपकी इनकम हो गई, इनकम तो है। फिर आपको क्या करना होगा? आपका पर्पस क्या है? तो बच्चों को पढ़ाना, तो उसके लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो माइनस कर देंगे। आपका ट्रस्ट क्या कर रहा है? डोनेशन दे रहा है या फिर पुअर पीपल को हेल्प कर रहा है। हाँ, तो पुअर पीपल को आपने जितना भी दिया, जो आपके चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने जो भी यूज किया, वो कुछ हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर आपको 50 लाख मिले और आपने 50 लाख उड़ा दिए, उड़ा तो नहीं दिए बट चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर दिए मान लीजिए, हाँ, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट पहले इनकम तो होगी ना, तब जाके आप यूज करोगे। इसलिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या है? वो आपकी इनकम है। फिर आप अपने पर्पस के लिए यूज करोगे तो वो माइनस हो जाएंगे। और यहां पे तो कैसा है पता है, नॉर्मली हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू प्रॉफिट
रेवेन्यू इनकम के सामने रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस करते हैं और जाके प्रॉफिट होता है। यहां पे ट्रस्ट में क्या होता है पता है, मान लीजिए आपको 50 लाख का कंट्रीब्यूशन मिला और वो से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के लिए मिला, और आपने 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली। हाँ, यूज तो किया ना, प्रॉपर्टी बाय की तो यूज तो किया ना, 0। 50 लाख मिला, 50 लाख की प्रॉपर्टी बाय कर ली आपके पर्पस के लिए, तो फिर आपको एग्जेम्प्ट पूरा। हाँ, मतलब ट्रस्ट के नाम पे चैरिटेबल पर्पस के लिए, वॉट एवर वो पर्पस में आ जाएगा। हाँ, तो वो जनरेट करेंगे ना वाउचर्स, कहीं पे परचेस करेंगे तो जनरेट करेंगे। अभी देखिए वो अभी अब वहां पे तो कुछ भी हो सकता है, वो लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने पूरा यूज कर दिया, यूज नहीं किया। प्रूफ है, जनरेट कर सकते हो एग्जाम, ओके, और जनरेट करते भी है। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हाँ, तो आपको सैलरी मिल रही है, फिर उसमें परक्विजिट मिल रहा है, अलाउंस बेनिफिट, अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये सब आप सैलरी हेड में देखोगे कि आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट बेनिफिट इन मॉनिटरी टर्म्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट बेनिफिट कन्वर्टेबल इन विच इज ऑब्टेन बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये सब आगे आपको आने वाला है, ओके, अलाउंस बेनिफिट परक्विजिट सब। फिर डीम प्रॉफिट ऑफ 4159, ये पीजीबीपी एंड अदर सोर्स में आएगा, 41 पीजीबीपी में आएगा, 59 अदर सोर्स में आएगा, आगे देखेंगे क्या है डीम्ड प्रॉफिट। फिर पीजीबीपी 28, कैपिटल गेन 45, मतलब ऐसे ऐसे करके सारे हेड दे दो अभी यहाँ पे, ठीक है, कि इनकम में आते हैं। प्रॉफिट इन गेन्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉफिट इन गेन्स ऑफ बैंकिंग, हाँ तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, अभी आपने कुछ भी विन किया, लॉटरी, कार्ड गेम और एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट गेम्स में आपने विन करके आए, तो आपको फ्लैट 30% टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब वो इनकम ही है। एनी सम रिसीव्ड, ये अदर सोर्स में आएगा, ये कैपिटल गेन, ये पीजीबीपी, ओके। फिर एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एज ए कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये बहुत ही बढ़िया है टॉपिक ये वाला। इसमें होता क्या है पता है, हाँ ओके, पहले तो ये पीएफ क्या है, प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, सपोज आई एम एम्प्लॉयर, ठीक है, आई एम अ कंपनी, आई एम एम्प्लॉयर, तो मेरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसकी सैलरी में से मैं कंट्रीब्यूशन कट कर लूंगा। मान लीजिए सैलरी है 50,000, तो मैंने क्या 10% कट कर लूंगा, आपका 5,000 कट हो गया। अभी एम्प्लॉयर खुद की कंट्रीब्यूशन में से 5,000 और डालेगा, ठीक है, मतलब 5 + 5 इकट्ठा हो गया पीएफ, वो आपका पीएफ डिपार्टमेंट में क्रेडिट होता जाएगा, एम्प्लॉय के पीएफ डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में एवरी मंथ। फिर होगा क्या, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एक साथ ये पीएफ मिल जाएगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, फिर इन दोनों पे इंटरेस्ट। एक बात बताऊं, अगर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एम्प्लॉयर से, तो वो आप कह सकते हो कि भी एम्प्लॉय की इनकम है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन मिला सैलरी के फॉर्म में, तो उसकी इनकम है, वो तो सही है। बट यहां पे बता क्या रहे, उल्टा बता रहे, उल्टा। एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन मिलता है क्या आपको, तो ये क्यों उल्टा लिखा हुआ है, एम्प्लॉय को सैलरी आप कितनी दोगे, मान लीजिए 50,000 आपने सैलरी दी, ओके, यू आर एम्प्लॉयर। अभी हम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करना है, मैंने मेरे एम्प्लॉय को 50,000 की सैलरी दी, मेरा एक्सपेंस कितना होगा 50,000 ऑब्वियसली, बट मैं एक्चुअली कितना दे रहा हूं 10% डिडक्ट करके। कैश में तो सैलरी कम होगी ना, क्योंकि टीडीएस, जैसे टीडीएस कट करते हो, अभी यहाँ पे टीडीएस का टॉपिक मिक्स नहीं कर रहा हूं, जैसे टीडीएस कट करते हो वैसे ही आपने क्या किया, एम्प्लॉय का पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट कर लिया,
इसका मतलब क्या हुआ समझो, इफ यू आर माई एम्प्लॉय, मैंने आपको 50,000 दिए, मेरा एक्सपेंस हो गया, अभी मैंने आपसे 5,000 वापस लिए, मतलब मैं दे रहा हूं 45 नेट, बट हमें कैसे सोचना है, मैंने आपको 50,000 दिया सैलरी, मेरा एक्सपेंस एम्प्लॉयर का, अभी आपसे मैंने 5,000 वापस ले लिया, तो 5,000 क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, ये इसने मुझे दिया। आप मुझे क्यों दे रहे हो भाई, आप मुझे कंट्रीब्यूशन क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंट्रीब्यूशन पीएफ डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करना है। ओके, वो टीडीएस जैसा है। अगर आप एम्प्लॉय को बोलोगे ना, आप अपने जो भी सैलरी आपको मिल रही है ना, उसमें से काम करो 10% पीएफ में दे दो, बोलेंगे नहीं अभी 50,000 आया, अभी तो बहुत खर्चा है, नहीं देना है, तो नहीं दोगे, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। बट अगर आप बर्डन किस पे रख दिया, और ये एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद आपका पीएफ का जो इकट्ठा मनी आएगा वो आपके रिटायरमेंट के बाद हेल्प करेगा, तो उसी पर्पज से गवर्नमेंट ने क्या किया, सैलरी देने से पहले उसके सैलरी में से कट कर लो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी, एम्प्लॉयर के ऊपर। अभी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर को ड्यू टाइम में पीएफ डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करना है। अभी कई बार एम्प्लॉयर भी ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, एम्प्लॉय से मैंने कंट्रीब्यूशन 5,000 ले लिया, अभी इसके जैसे मेरे 100 एम्प्लॉयज है, सभी से 5,000 ले लिया, फिर मैंने डिपॉजिट नहीं किया, तो बोलेंगे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए एम्प्लॉय से मैं कंट्रीब्यूशन ले रहा हूं, तो मेरी क्या हो गई, इनकम। फिर ये कंट्रीब्यूशन मुझे ड्यू डेट में डिपॉजिट करना होता है। एवरी मंथ कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मंथ के एंड होने के बाद 15th ऑफ डे में मुझे वो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कर देना होता है पीएफ डिपार्टमेंट में। तो आपसे मुझे कंट्रीब्यूशन मिला एज एन एम्प्लॉयर, और मैं नेक्स्ट मंथ की 15 से पहले मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो उसका डिडक्शन मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे 5,000 आपसे लिया मेरी इनकम, और 5,000 टाइम से डिपॉजिट कर दिया, वो मेरा एक्सपेंस नेट आउट हो गया। और ऐसा क्यों रखा, क्योंकि जानबूझ के रखा है कि फिर ऐसा ना हो कि आप एम्प्लॉय का पैसा यूज कर रहे हो, पीएफ में डिपॉजिट नहीं कर रहे हो। वो एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा क्यों प्रोविजन रखा, क्योंकि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय से तो आपने पीएफ का कंट्रीब्यूशन ले लिया है, फिर पीएफ डिपार्टमेंट में डिपॉजिट भी नहीं किया है, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, कि जो की पर्सन है उसके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। मतलब की पर्सन मतलब जिसके पास चाबी होती है शॉप की, फैक्ट्री की, नहीं, एक्चुअली दैट पर्सन इज ए की पर्सन। की पर्सन मतलब वो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर उसको कुछ हो गया तो कंपनी बहुत ही लॉस में चली जाएगी। तो उसके ऊपर, वो की पर्सन के ऊपर हम क्या करते हैं, पॉलिसी लेते हैं। अभी जब आपने पॉलिसी ली, तो वो तो पॉलिसी ली तो प्रीमियम पे भी किया, तो वो तो एक्सपेंस हुआ, इनकम की बात हो रही है। पॉलिसी लेंगे, फिर वो पॉलिसी मैच्योर होके बोनस मिलेगा एम्प्लॉय को, कंपनी को। तो जब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी और जब आपको मिलेगा पैसा, चाहे वो एम्प्लॉय को मिले चाहे वो कंपनी को मिले, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अनलाइक लाइफ इंश्योरेंस में टैक्सेबल नहीं होता। अगर आप एलआईसी में पॉलिसी ले रहे हो और किसी की डेथ होती है और मैच्योरिटी पेमेंट मिलता है, तो एग्जेम्प्ट है, उसमें टैक्सेबल नहीं है। बट कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, वरना वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी सम 28(5)(a), ये तो अभी देखिए इनकम कैसे टैक्सेबल करते हैं। मतलब आप बोलो बिजनेस करने के लिए जो आपको इनकम होती है, बिजनेस करने के लिए जो आपको इनकम होती है वो बिजनेस इनकम है, वो तो इनकम है। बट बिजनेस ना करने के लिए अगर कोई इनकम होती है वो भी इनकम है। ऐसा कैसे बिजनेस ना करने में? अभी मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको इस एरिया में बिजनेस नहीं करना है, मैं आपको 25,000 पर मंथ दे दूंगा। क्यों? टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन। ओके, तो अगर कोई पर्सन जो है, ओके, उसको कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है बाय एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, तो वो भी क्या है, इनकम ही है। नॉट शेयरिंग नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एटसेट्रा, तो कोई भी टाइप के कॉमर्शियल राइट्स है
उसके लिए भी अगर आपको कोई इनकम मिल रही है तो वो इनकम ही है। सेम वे अभी देखिए यहां पे एक इन्वेंट्री है ना, एक कैपिटल एसेट है। इन्वेंट्री मतलब क्या, जिसका आप रेगुलर डे टू डे बिजनेस कर रहे हो। कैपिटल एसेट मतलब क्या, लाइक फिक्स एसेट, रेवेन्यू एसेट नहीं है, जो आपकी फिक्स प्रॉपर्टी है। अभी तक ये समझो, क्योंकि कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आएगी तब जाके हम देखेंगे कैपिटल एसेट मतलब क्या। बट अभी के लिए फिलहाल मान लो फिक्स एसेट वो आपकी कैपिटल एसेट है, बराबर है। तो अगर मैं इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करूं फेयर मार्केट वैल्यू से, तो वो भी मेरी इनकम हो गई। तो ऐसे कैसे इनकम हो गई, मान लीजिए आई एम इन रियल एस्टेट बिजनेस। ओके, तो रियल एस्टेट जो बिजनेस है उसमें जितने भी फ्लैट, शॉप, टेनामेंट्स, वॉट एवर है, अगर मैंने बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो मेरे लिए वो सारी इन्वेंट्री है, क्योंकि मेरा बिजनेस ही वही है, मैं उसी का बिजनेस कर रहा हूं। ओके, अभी मान लीजिए कोई भी ऑफिस है जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुई है 50 लाख, 50 लाख में मैंने वो प्रॉपर्टी बनाई है, तो मेरी कॉस्ट क्या है इन्वेंट्री की, 50 लाख। अभी मैं क्या कर रहा हूं, वही प्रॉपर्टी को मैं मेरी ऑफिस में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी वो मेरे लिए क्या हो गई, कैपिटल एसेट। बट जब मैंने वो कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया ना, तब उसकी मार्केट वैल्यू 75 लाख थी। तो अगर मैं किसी को बेचता तो 75 में बेचता कि नहीं, तो मुझे 25 लाख का गेन होता कि नहीं, हाँ तो हो गया मान लो। अगर मैं मेरी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट जो है वो मेरी इनकम हो जाएगी। रिवर्स इज द केस ऑल्सो, कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कन्वर्ट करोगे तो भी हो जाएगा। ओके, बट वो आगे देखेंगे कैपिटल गेन में क्या होता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अदर सोर्स में देखोगे आप ये क्या है, क्योंकि अभी समझाने की कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम भी ये भी सब अदर सोर्स में आ जाएगा। गिफ्ट मिलता है 50,000 से ऊपर, अगर आपको कोई भी कंपेंसेशन मिल रहा है टू मॉडिफाई द टर्म्स, या फिर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, इनकम। Is that clear? So this is to be considered as the definition of income. फिर राउंडिंग ऑफ टैक्सेस, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, 288 राउंडिंग ऑफ इनकम। 10 रुपीज में राउंड ऑफ करोगे, कैसे समझो। यहां पे सबसे पहले पैसे को इग्नोर करो, सबसे पहले पैसे को इग्नोर करो। फिर यहां पे लेस देन 5 है तो माइनस में राउंड ऑफ करो, मोर देन 5 है तो प्लस में राउंड ऑफ करो। समझ रहे हो, लाइक पैसे को क्यों इग्नोर करना है समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपकी इनकम है 475 564.90, तो आप ऐसा करोगे, ओके 475 565, ओके 570। नो, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। क्यों, पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है, पैसे को पहले इग्नोर कर दो। अभी हुआ कितना, 64। क्या करोगे, मतलब पैसे का कभी भी कोई फिगर रिटर्न में आएगा ही नहीं, आपको राउंड ऑफ करके ही ऐड करना है। इज इट क्लियर, मतलब यहां पे राउंड ऑफ नहीं करना है। 64 है तो 64 लेट इट बी, पैसे को इग्नोर करो, राउंड ऑफ मत करो। टैक्स में भी ऐसा ही होगा, राउंडिंग ऑफ टैक्सेस 288B। फिर ये तो हमने देख लिया। अभी देखिए सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 में भी आपको डेफिनेशन ही दी थी, इसलिए यहां पे सेक्शन 4 में शुरू हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 4 इज ए चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मतलब टैक्स कब लगेगा आपको, नंबर 1 टैक्स चार्ज होगा स्पेशल रेट से जो फाइनेंस एक्ट में देंगे। तो यहां पे लिंक दी गई है सेक्शन 4 में कि रेट कौन सा आएगा, तो एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट में देख लो। मतलब ये बना कब, एक्ट 61 में। तो 61 में आपको क्या बोल दिया कि फाइनेंस एक्ट एनुअल देख लो, उसमें जो रेट है वो लेना है।
द चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन स्पेसिफाइड इन 231। 231 में जितने पर्सन है सभी पे लगेगा। चार्जेबल ऑफ टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट असेसमेंट ईयर। तो आपको किसका कंसिडर करना है? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी। समझ रहे हो? इनकम किसकी होगी? प्रीवियस ईयर की। बट कुछ एक्सेप्शन है उसके, 172, 174, 174A, 175, 176 हमने देखा वो एक्सेप्शंस। टैक्स इज लेविड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट में आपको क्या बताया है? पार्ट 1, 2, 3, 4 अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। पार्ट 1 में क्या होगा? टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22, 23। पार्ट 2 में क्या होगा? टीडीएस फॉर 22, 23 फाइनेंशियल ईयर। पार्ट 3 में क्या होगा? असेसमेंट ईयर 23, 24 के टैक्स रेट, और यहां पे एग्री। और यहां पे क्या होगा? पार्ट 3 जो है ऑफ 22 विल बिकम पार्ट 1 ऑफ 23। इट गोज ऑन। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? सॉरी नहीं, पार्ट 3 में ऐसा लिखा है, पार्ट 3 ऑफ फाइनेंस एक्ट 22 विल बिकम पार्ट 1 ऑफ। यहां पे 3 ही पार्ट दिए, पार्ट 4 नहीं दिया है। और पार्ट 4 एग्रीकल्चर का है, वो यहां पे नहीं दिया है, वो आगे हमने कर लिया है। Okay, next will be tax rates. The tax rates we will see in next lecture. Today due to throat infection यहाँ तक रखते हैं, आगे नहीं करते, ठीक है? तो टैक्स रेट से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।